नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आइए तेजस 24 की शुरुआत कर रहे हैं हमेशा की तरह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज्ञानवापी मस्जिद केस में आज फिर से सुनवाई होगी। खबर बड़ी ये है कि आज की सुनवाई के दौरान सर्वे की नई तारीख तय की जा सकती है। इसके अलावा कोर्ट आज कमिश्नर को बदलने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई करेगा। बताया ये भी जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के आसपास वाराणसी कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के आग्रह पर सुनवाई को बुधवार तक के लिए टाल दिया गया था। तो यानी कि 2 अहम बिंदु ध्यान दीजिएगा। एक तो कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी और सर्वे की नई तारीख तय हो सकती है। ज्ञानवापी केस में आज की सुनवाई काफी अहम है। आज सर्वे की नई तारीख तय कर सकता है कोर्ट, साथ ही कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस में आज फिर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई होगी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी के आग्रह पर सुनवाई को बुधवार तक के लिए टाल दिया गया था। श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट कमिश्नर को बदलने और सर्वे को लेकर मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने सिविल जज सीनियर डिवीजन से स्वयं मौके पर चलकर सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का आग्रह किया है। और आगे बढ़ते इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजद्रोह कानून को लेकर आज फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट सुबह 11 बजे मामले में सुनवाई करेगा और इससे पहले कल कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सख्त सवाल किए हैं। अदालत ने सरकार से कानून पर विचार करने के दौरान लोगों के अधिकार की रक्षा को लेकर अहम सवाल पूछा। साथ ही पेंडिंग और भविष्य के केसों को लेकर हलफनामा भी दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को कहा गया है। तो सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले को लेकर 11 बजे सुनवाई करने जा रहा है। पेंडिंग मामलों पर हलफनामा दाखिल करने के लिए सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह कानून को लेकर आज भी सुनवाई होगी। इससे पहले मंगलवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से कई तल्ख सवाल पूछे। कोर्ट ने सरकार से पेंडिंग और भविष्य के केस को लेकर एक हलफनामा भी दाखिल करने को कहा है। अदालत ने कहा है कि सरकार ये बताए कि जब तक वो दोबारा कानून पर विचार करेगी तब तक नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी। अदालत ने केंद्र सरकार से आज इस पर रुख साफ करने का निर्देश देते हुए सुनवाई टाल दी। ताजमहल के 22 कमरे खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में मामले पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में ताजमहल के बंद कमरों की वीडियोग्राफी कराने की मांग की गई है। साथ ही कमेटी बनाकर बंद कमरों में देवी देवताओं से जुड़े साक्ष्य तलाशे जाने की बात की गई है। कई दशकों से तहखाने में बंद 22 दरवाजों को खोलने की मांग की गई है। ताजमहल के बंद कमरों में मंदिर होने के सबूत का दावा किया गया है। और तेजस 24 में एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। एसपी नेता आजम खान की जमानत पर आज अहम सुनवाई है। आज सुबह 11 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। देखते हैं कि कोर्ट का क्या रुख रहेगा। आजम खान के वकील ने कोर्ट से कहा है कि हाई कोर्ट में जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट क्या आजम खान को राहत देता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। सुबह 11 बजे इस मामले पर सुनवाई होने जा रही है। अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा और उनके वकील ने यह कहा है कि हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है, वहां पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। कई मामलों में कई महीने से आजम खान जेल में बंद हैं, उनको राहत की उम्मीद है। एसपी नेता आजम खान की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जमीन हड़पने के एक मामले में आजम खान की जमानत अर्जी पर फैसला देने में देरी पर असंतोष जताया था। खान के वकील ने कोर्ट से कहा है कि हाई कोर्ट ने जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पीठ ने कहा है कि खान को 87 में से 86 मामलों में जमानत मिली है। दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए आज तारीख तय की थी। और आइए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पंजाब में आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और ये चेतावनी मोहाली ब्लास्ट के बाद जारी की गई है। बड़ी खबर यहां पर यह है कि पन्नू के ब्लास्ट की जिम्मेदारी की बात पंजाब में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। कबूलनामे के बाद आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस का चीफ है गुरुपतवंत पन्नू ने यह भी कहा है कि अभी मोहाली में हमला किया है, आगे हिमाचल में भी करेंगे। इसके बाद पंजाब से लेकर दिल्ली तक पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसके पीछे किसका और हाथ है, कितना बड़ा ये संगठन है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इस बात की जांच की जा रही है और खंगाले जा रहे हैं कई कनेक्शन। सिख फॉर जस्टिस का चीफ है गुरुपतवंत।
पंजाब पुलिस ने मोहाली में इंटेलिजेंस विंग की इमारत में हुए धमाके का जल्द खुलासा करने का दावा किया है। पंजाब पुलिस के डीजीपी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मामले में कुछ सुराग मिले हैं। पुलिस को शक है कि धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक में TNT हो सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस धमाके के बाद एक्शन में हैं। सीएम भगवंत मान ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और उनसे घटना पर रिपोर्ट मांगी। खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने मोहाली धमाके की जिम्मेदारी ली है। संगठन के चीफ गुरुपंतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि अभी मोहाली में हमला किया है, आगे हिमाचल में करेंगे। पन्नू के ब्लास्ट की जिम्मेदारी लेने के बाद राज्य में अलर्ट बढ़ा दिया गया है। मोहाली ब्लास्ट के बाद पंजाब पुलिस सतर्क हो गई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सीनियर अधिकारियों की एक टीम भी मोहाली पहुंची है। पंजाब पुलिस ने मोहाली में खुफिया विंग मुख्यालय पर रॉकेट चलित ग्रेनेड दागने में इस्तेमाल किया गया लॉन्चर बरामद कर लिया है। इसके अलावा मामले में कई संदिग्धों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। मामले में सभी सुरागों का बारीकी से पता लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी रिंदा के करीबी का मोबाइल लोकेशन से भी सुराग मिल रहे हैं। पंजाब के डीजीपी BK भवरा ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा किया है। हमने एक मीटिंग की है, इंटेलिजेंस के ऑफिसर हैं और जिला पुलिस के SSP साहब और DIG साहब हैं। इस केस को ट्रेस करने के लिए हम लोग पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं। हमारे पास लीड हैं और जल्दी ही हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे। मोहाली हमले को लेकर कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि धमाके के ठीक पहले पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस विंग के एक अधिकारी ने उसने सफेद रंग की कार देखी। जैसे ही पिज्जा लेकर वो अधिकारी दफ्तर के अंदर गया, धमाका हो गया। उसके बाद वो अधिकारी भागकर बाहर आया तो देखता है कि वो जो कार थोड़ी देर पहले उसने देखी थी वो वहां से लापता हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि CCTV में वो कार दिखी है। खुफिया सूत्र बता रहे हैं कि रॉकेट लॉन्चर बॉर्डर पार पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लाया गया था। शनिवार को तरन तारण में 1.5 किलो RDX पकड़ा गया था और ये बताया जा रहा है कि 1.5 किलो RDX ड्रोन से लाए गए रॉकेट लॉन्चर वाले कुरियर का ही एक हिस्सा है। बताया जा रहा है कि पूरी साजिश को अंजाम देने के लिए रिंदा नाम के आतंकी को कमान दी गई थी। माना जा रहा है कि हमले में रिंदा के करीबियों ने ही हमले को अंजाम दिया है। मोहाली में पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर हुए धमाके में पाकिस्तानी साजिश का एंगल भी सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की ISI ने K2 डेस्क को एक्टिव कर दिया है। K2 का मतलब है कश्मीर खालिस्तान डेस्क। ISI ने नया आतंकी संगठन भी बनाया है जिसका नाम लश्कर-ए-खालसा बताया जा रहा है। आतंकियों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग देने की बातें भी सामने आ रही हैं। और आइए जल्दी से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अनंतनाग में एनकाउंटर में 2 आतंकियों को मार गिराया है। मुठभेड़ में मारे गए दोनों दहशतगर्द आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि आतंकी निशान स्थानीय युवाओं को लालच देकर घाटी में दहशत फैलाने की लगातार साजिश रच रहा था। इसके साथ कौन कौन शामिल है इसकी भी जांच की जा रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। अनंतनाग मुठभेड़ में लश्कर का आतंकी मारा गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ये बड़ी कामयाबी मिली है और जो खबर अब तक ये है कि युवाओं को ये आतंकी जो 2 आतंकी ढेर हुए हैं वो युवाओं को लालच देकर आतंकी तरफ ढकेल रहे थे और दहशतगर्दी फैलाने के लिए उनको लगातार उकसा रहे थे कुछ लालच देकर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। कश्मीर के अनंतनाग जिले में लश्कर के 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। मारे गए आतंकियों की पहचान लश्कर कमांडर निसार डार के तौर पर हुई है। निसार का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। निसार स्थानीय युवाओं को लालच देकर आतंकवाद की ओर ले जाता था। कश्मीर पुलिस ने बताया कि इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबरें थी। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने श्रीनगर की NIA कोर्ट में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। श्रीनगर में UAPA अदालत ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी MBBS सीटें बेचने के लिए हुर्रियत नेताओं के खिलाफ आरोप तय किए थे। कश्मीर में पाकिस्तानी MBBS सीटों को बेचने और उस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए करने के लिए 8 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।
दिल्ली बीजेपी के नेता तेजिंदर सिंह बग्गा को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी मामले की सुनवाई करते हुए 5 जुलाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पंजाब सरकार ने कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज को प्रिजर्व करने की मांग की है। इस पर हरियाणा सरकार ने पिपली थाने की सीसीटीवी फुटेज कोर्ट को सौंप दी है। बता दें कि पंजाब पुलिस बग्गा को गिरफ्तार कर ले गई थी, लेकिन हरियाणा पुलिस ने उसे रास्ते में ही रोक दिया था। दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली के बीच केवल प्रशासनिक सेवा नियंत्रण विवाद के फैसले के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि ऐसा लगता है कि 5 जजों की पीठ ने सेवाओं को छोड़कर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच विवाद के सभी मुद्दों का फैसला किया था। दिल्ली हाईकोर्ट आज मैरिटल रेप अपराध है या नहीं इस मामले पर फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति C हरिशंकर की पीठ ने इस साल फरवरी में आदेश सुरक्षित रखा था। मैरिटल रेप को अब तक अपराध नहीं माना गया है। ऐसे में आज आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी नजरें होंगी। हाईकोर्ट 2015 से ही कुछ संगठनों द्वारा दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। और आइए एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं। दिल्ली में आज भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रहेगी। आज दिल्ली के 4 इलाके जहां पर बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी। इसमें मेहरचंद मार्केट शामिल है, लोधी कॉलोनी में MCD का बुलडोजर चलेगा और वहीं जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन गिटौनी गांव के पास भी अतिक्रमण पर कार्रवाई करेगी MCD की टीम। बुलडोजर वहां दिखाई देगा। दिल्ली में लगातार आप देख रहे हैं वो इलाके चिन्हित कर लिए गए हैं जहां पर अवैध निर्माण किया गया है, जहां पर अतिक्रमण किया गया है, वहां बुलडोजर लगातार चल रहा है। दिल्ली में MCD की कार्रवाई आज भी जारी रहेगी। 4 इलाके हैं आज जहां पर बुलडोजर चलेगा और अतिक्रमण हटाएगा, जिसमें मेहरचंद मार्केट शामिल है। लोधी कॉलोनी में भी बुलडोजर चलेगा। दिल्ली में MCD की कार्रवाई आप देख रहे हैं कि शाहीन बाग में लगातार हंगामा हुआ था और जिस तरीके से जहांगीरपुरी से मामला उठा, बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। MCD के तमाम मेयर ने वो इलाके चिन्हित कर लिए हैं जहां पर अतिक्रमण हुआ है, अवैध निर्माण हुआ है, वहां लगातार एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ आज भी कई इलाकों में बुलडोजर चलेगा। आज दिल्ली के 4 इलाकों में बुलडोजर का एक्शन जारी रहेगा। MCD आज मेहरचंद मार्केट लोधी कॉलोनी में साईं बाबा मंदिर के पास और जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन के पास अतिक्रमण रोधी अभियान चलाएगा। इसके अलावा घिटोरनी गांव, विष्णु गार्डन के चौखंडी इलाके और नजफगढ़ जोन में आकाश हॉस्पिटल से मधु विहार बस टर्मिनल के बीच अतिक्रमण पर कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने NDMC के चेयरमैन को पत्र लिखकर दिल्ली के रोड के नाम बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तुगलक रोड, बाबर लेन, हुमायूं रोड, शाहजहां रोड का नाम बदला जाए। उन्होंने तुगलक रोड का नाम गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब लेन को अब्दुल कलाम लेन, शाहजहां रोड को जनरल बिपिन रावत करने की मांग की है। और तेजस 24 में एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। ये संगठनात्मक बैठक होगी और ये बैठक शाम 4 बजे दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगी। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष शामिल होंगे। दिल्ली के प्रभारी जय पांडा आपको दिखाई देंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत बीजेपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, BL संतोष समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो दिल्ली में है आज ये बीजेपी की संगठनात्मक बैठक। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शाम को ये बैठक होने जा रही है। दिल्ली में आज बीजेपी की संगठनात्मक बैठक होगी। ये बैठक आज शाम दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगी। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, दिल्ली के प्रभारी जय पांडा, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। BL संतोष, जय पांडा और आदेश गुप्ता संगठनात्मक बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक में दिल्ली बीजेपी के संगठन से जुड़े लोग और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कोरोना केस एक बार फिर 1000 के पार हो गए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1118 नए केस सामने आए हैं। कोरोना से एक दिन में एक मरीज की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस 5471 हो गए हैं। दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 4% से ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 4.38% हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1015 मरीज ठीक हुए हैं। असम दौरे पे गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार
चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य से अफसपा हटाने को लेकर प्रतिबद्ध है। शाह ने कहा है कि पीएम मोदी के शासनकाल में असम के 13 जिलों को अफसपा से मुक्त किया जा चुका है। हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं का समाधान, नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को हम उलझाना नहीं चाहते, नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को सुलझाना चाहते। तृणमूल कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर गड़ाए हुए है। इसके मद्देनजर टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिषेक बनर्जी आज असम का दौरा करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक अभिषेक 1 या 2 दिन असम में रुक सकते हैं। अभिषेक बनर्जी असम में पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा और तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव के साथ बाराक घाटी, कछार और सिलचर में उन लोकसभा सीटों की पहचान करने के लिए बैठकें करेंगे। मुकुल राय की विधानसभा सदस्यता खारिज करने के मामले पर विधानसभा स्पीकर आज फैसला सुनाएंगे। पिछले शुक्रवार को इस मामले में विधानसभा स्पीकर विमान बनर्जी के कक्ष में आखिरी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान न तो मुकुल राय हाजिर हुए थे और न ही विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी मौजूद थे। मुकुल राय ने पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी के टिकट पर कृष्णानगर उत्तर सीट से लड़ा था। चुनाव के कुछ समय बाद वो बीजेपी छोड़कर दोबारा टीएमसी में लौट आए थे। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने पत्र लिखकर सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। राज ने पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि उनकी सहनशीलता की हद न देखें और उनके कार्यकर्ताओं की धरपकड़ बंद करें। पत्र में राज ने लिखा है कि राजनीति में कोई भी हमेशा के लिए सत्ता में नहीं रहता है। सत्ता आती है और सत्ता जाती है। आपके साथ भी यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। नवनीत राणा और रवि राणा की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बीएमसी ने राणा दंपति को मुंबई के खार वाले बंगले में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा है। बीएमसी ने शो कॉज नोटिस जारी कर नवनीत राणा और रवि राणा से 7 दिन में जवाब मांगा है। बीएमसी ने राणा दंपति पर बंगले में 10 जगहों पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर बीएमसी बंगले के अवैध निर्माण को तोड़ सकती है। बीजेपी के पूर्व विधायक और फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने विवादित बयान दिया है। सोम ने कहा है कि 92 में बाबरी तो 22 में ज्ञान वापी की बारी है। रामलला मंदिर में आए हैं और रामलला मंदिर में आए हैं, एक लड़ाई खत्म हुई है। अब बाबा विश्वनाथ की बारी है, ज्ञान वापी पर भी चढ़ाई है। राज ठाकरे के विरोध में उतरे कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह को 13 अखाड़ों के संतों का समर्थन मिला है। सिंह ने गोंडा में संत सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें संतों ने उन्हें आशीर्वाद देकर अभियान का समर्थन किया। संत महात्माओं से आदेश लिया है और उनका कहना है, और मैंने ये भी कह दिया कि चलो हमसे नहीं माफी मांग सकते, उत्तर भारतीयों से नहीं माफी मांग सकते, इन अयोध्या के देश के संत महंतों से माफी मांग लो। तल्खी की खबरों के बीच एसपी चीफ अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव एक साथ देखे गए। मौका था लखनऊ में हुए एक शादी समारोह का, जिसमें दोनों नेता एक साथ दिखे। हालांकि दोनों नेताओं के बीच बातचीत नहीं हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव कुछ लोगों के ग्रुप के साथ खड़े हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से औपचारिक मुलाकात भी नहीं की। शिवपाल और अखिलेश की तस्वीरें अब वायरल हो गई हैं। और आगे बढ़ते इस बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं और ये बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। बिहार पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर आईपीसी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक मामले में लगातार अब बड़ा एक्शन जारी है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक वीडियो भी शामिल है, प्राचार्य भी शामिल है, अध्यापक भी शामिल हैं और इन्हीं पर यह आरोप है कि इन्हीं लोगों ने मिलकर पेपर को लीक कराया है। भारी हंगामे के बाद ये बड़ा एक्शन लगातार अब लिया जा रहा है। बिहार पुलिस इस पूरे मामले में एक्टिव है और कौन कौन लोग शामिल हैं उन पर भी लगातार नजर है। फिलहाल जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें वीडियो भी शामिल है, आईपीसी एक्ट के तहत इन पर मामला दर्ज हुआ है, क्योंकि पेपर लीक मामले में छात्रों ने कुंवर सिंह कॉलेज के बाहर भारी हंगामा किया था। आपने देखा था, उसके बाद आनंद फानन में ये लगातार एक्शन हो रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीक का ये मामला, जिसमें बिहार पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है आईपीसी एक्ट के तहत।
बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीडीओ जयवर्धन गुप्ता समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज के उप केंद्र अधीक्षक योगेंद्र प्रसाद सिंह, सहायक केंद्र अधीक्षक कुमार सहाय। गिरफ्तार आरोपियों को आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिहार की राजधानी पटना में आज बिहार यूथ कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड में नाम कमा रही बिहार की हस्तियां जैसे नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा अपने जीवन के संघर्षों और कामयाबी की कहानी बताएंगे। इसके अलावा देश विदेश में अच्छे पदों पर काम कर रहे बिहार के लोग और स्टार्टअप में आगे बढ़ रहे लोग बिहार के युवाओं से रूबरू होंगे। गुजरात के दाहोद में राहुल गांधी ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि आज 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक अमीरों का हिंदुस्तान है जिसके पास सत्ता है, धन है, अहंकार है। जो बीजेपी का मॉडल है, 2 हिंदुस्तान का, 2 गुजरात का मॉडल। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सीएम केजरीवाल आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो राजकोट के शास्त्री मैदान में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। वहीं पार्टी अधिकारियों के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे। बता दें कि इसी साल दिसंबर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की सरकार वहां पर है, लेकिन पंजाब में हुई जीत के बाद आम आदमी पार्टी अब गुजरात में भी दस्तक देना चाहती है। वहां पर अपनी जमीन मजबूत करने के लिए खुद अरविंद केजरीवाल लगे हुए हैं। आपने देखा था कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन भी किया गया था। अब ये दौरा भी चुनाव के तहत अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल अधिकारियों के साथ चुनाव पर मंथन करने वाले हैं। रणनीति कैसी रहेगी गुजरात में, ये देखना होगा। अरविंद केजरीवाल खुद वहां पर इस मामले को लेकर एक्टिव हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर जाएंगे। केजरीवाल आज राजकोट में अपनी रैली की शुरुआत भी करेंगे। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिस कारण सभी सियासी दलों ने अपने चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं। बीते दिनों में अरविंद केजरीवाल ने सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि दोनों पार्टियां रईसों को और रईस बनाने के लिए काम करती हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव के मद्देनजर बूथ सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। जेपी नड्डा आज हनुमानगढ़ में जिला भवन कार्यालय समेत प्रदेश में कुल 10 जिला बीजेपी कार्यालय का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 4 बीजेपी कार्यालयों का भूमि पूजन किया जाएगा। बीजेपी राजस्थान के 52,000 बूथों पर सक्रिय होने जा रही है। करीब 11 लाख बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी को वोट दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। राजस्थान चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर दोनों ही पार्टियां मई में मैराथन बैठकें करने जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी की दशा और दिशा सुधारने के लिए 13 मई और 15 मई को चिंतन शिविर करने जा रही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 और 21 मई को जयपुर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय स्तर के 150 से ज्यादा नेता और पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। यूपी के कौशाम्बी में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई, जहां एक हिस्ट्री शीटर पिता ने मामूली विवाद में अपने बेटे को ही दौड़ाकर गोली मार दी। बेटे को गोली मारने के बाद आरोपी पिता फरार हो गया। पुलिस आरोपी पिता की तलाश में जुट गई है। पिता के बेटे की हत्या करने के बाद परिवार वालों ने आनन फानन में बिना पुलिस को बताए अंतिम संस्कार कर दिया। आरोपी की बेटी की भी सोमवार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हो, इस मांग को लेकर शिवराज सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि इस संबंध में हम जल्द पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। पंचायत का चुनाव हम चाहते हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ हमने ट्रिपल टेस्ट की मर्यादाओं का पालन करते हुए ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव हो। साइक्लोन असानी ने 24 घंटे में ही अपना रास्ता बदल लिया है। मंगलवार तक उड़ीसा और बंगाल की खाड़ी की ओर से जाने की आशंकाओं के बीच चक्रवात ने आंध्र प्रदेश की ओर रुख कर लिया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को आंध्र प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया, यानी तूफान राज्य में तबाही मचा सकता है। चक्रवात आज काकीनाडा और विशाखापट्टनम के बीच आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकरा सकता है।
कोलकाता सहित बंगाल के कई जिलों में चक्रवात आसानी का असर देखने को मिला है। मंगलवार को दिन भर झमाझम बारिश होती रही। कई जगहों पर भारी जल जमाव हो गया है। कोलकाता समेत तटीय जिलों में भारी बारिश हो रही है। बंगाल के मुख्य सचिव ने हालात को देखते हुए आपात बैठक बुलाई थी। कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया था। सरकार ने लोगों से सावधान रहने और मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी है। उत्तराखंड के टिहरी झील में जबरदस्त तूफान आया, जिससे झील में मौजूद 2 दर्जन से ज्यादा नावें क्षतिग्रस्त हो गईं। टिहरी झील में कई नावों के इंजन डूब गए। झील के बीच तूफान से नौका विहार करने आए 4 पर्यटक फंस गए, जिन्हें नाव संचालकों ने बचाया। तूफान के कारण नाव आपस में टकरा गईं। इंजन और बॉडी को नुकसान होने से नाव संचालकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। नाव संचालकों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। भारत नेपाल सुनौली बॉर्डर आज से 3 दिनों के लिए सील रहेगी। पड़ोसी देश नेपाल में स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। दोनों देशों के अधिकारियों ने स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर सीमा को 72 घंटों के लिए सील करने का फैसला किया। सुनौली बॉर्डर पर 11 से 13 मई तक गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। साथ ही टूरिस्टों का आना जाना भी बंद रहेगा। सीमा सील होने के समय सिर्फ पेट्रोलियम गाड़ियों को प्रवेश मिलेगा। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और राजनेताओं पर बढ़ रहे हमलों के बीच रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने शूट एंड साइट के ऑर्डर दे दिए हैं। हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मार देने के आदेश सेना और पुलिस को दे दिए गए हैं। सोमवार को शुरू हुई हिंसा में अब तक एक सांसद सहित 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। श्रीलंका में चल रहे संकट को लेकर कई तरह की अफवाहें भी चल रही हैं, जिनमें श्रीलंका के कई नेताओं के अपने परिवार के साथ भारत चले जाने का भी दावा किया जा रहा है। भारतीय उच्चायोग ने ऐसी खबरों का खंडन किया है। भारतीय अधिकारियों ने साफ किया है कि श्रीलंका का कोई राजनेता फिलहाल भारत नहीं गया है। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे परिवार और उनके वफादारों को देश से भागने से रोकने के लिए सड़क पर चौकी बना दी है। राजधानी कोलंबो में प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बावजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है। प्रदर्शनकारी पूर्व पीएम को सजा देने की मांग कर रहे हैं। मंगलवार को पीएम आवास टेम्पल टीस में घुसने की कोशिश कर रहे लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। गुस्साए भीड़ को पीछे धकेलने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। पीएम आवास से एक हेलीकॉप्टर में कुछ लोगों को निकलते देखा गया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।